शुरू रात का वक्त था और अम्बाला कैंट कोई गैर आबाद जगह नहीं थी। हम सड़क पर आ गए थे। सड़क की साख्त और उस पर दो रोया दरख्तों की कतार को देखकर हमें यकीन हो गया था कि ये जीटी रोड ही है। थोड़ी थोड़ी देर बाद सड़क पर से कोई ट्रक गुजर जाता। हम एक तरफ जरा अंधेरे में होकर खड़े हो गए, सोचने लगे कि यहाँ से मीरठ की तरफ जाने वाली कोई लारी पकड़ लें। मैंने देखा कि जालिंधर लुधियाना की तरफ से एक फौजी वैगन आई और सड़क के पार खोखे वाली दुकान के करीब खड़ी हो गई। वैगन की बत्तियां बुझी और अगली सीट पर से एक फौजी जो सिपाही लगता था निकलकर खोखे के पास जाकर कुछ खरीदने में मसरूफ हो गया। मैंने कमांडो से कहा हम इस फौजी वैगन में सवार होकर आगे जाएंगे। फिर मैंने कमांडर शेरवान को बताया कि उसे क्या करना होगा। दूसरे लम्हे कमांडर शेरवान एक फौजी मेजर की तरह चलता हुआ फौजी वैगन की तरफ बढ़ा। मैं उसके साथ साथ था। वैगन के पास जाकर कमांडर शेरवान ने वैगन के बोनट पर हाथ मारकर फौजी सिपाही को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हुए कहा, तुम इधर क्या कर रहे हो, वापस आओ। दुबला पतला सिपाही दौड़कर करीब आया। अपने सामने भारतीय वर्दी में मलबूस एक मेजर और एक सूबेदार मेजर को देखकर उसने जोर से सैल्यूट मारा और बोला, सर, सिगरेट लेने को रुक गया था। कमांडो शेरवान ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, पीछे बैठो, हमें मीरठ छावनी तक जाना है, हमारी स्टाफ कार खराब हो गई है, गो। भारतीय सिपाही ने, जो वाकई सिपाही रैंक का था, जल्दी से जेब से गाड़ी की चाबी निकालकर कमांडर को दी और खुद सिगरेट का पैकेट पतलून की जेब में डालते हुए वैगन के पीछे सवार हो गया। मैं और कमांडर शेरवान अगली सीटों पर बैठ गए। ड्राइविंग सीट पर कमांडर शेरवान बैठा था। उसने इंजन स्टार्ट करके बत्तियां रोशन की और फौजी वैगन जीटी रोड पर मीरठ की तरफ दौड़ने लगी। मुझे मालूम था कि ये सड़क अम्बाला छावनी से सहारनपुर और देवबंद से मुजफ्फरनगर होती हुई मीरठ की तरफ जाती है। उसके बाद हापड़, फिर गाजियाबाद और दिल्ली आता है। अम्बाले से ही जीटी रोड की एक शाख करनाल, पानीपत, सोनीपत और रोहतक से होकर दिल्ली पहुंचती थी, लेकिन हम सहारनपुर वाली सड़क पर पड़ चुके थे। इस रास्ते से मैं कई बार गुजर चुका था। हम किसी भी बड़े शहर में जाकर ही गुम हो सकते थे। छोटे शहर में हमें पहचान लिया जाता और पकड़े जाना यकीनी था। सबसे पहले तो हमें अपना फौजी लिबास बदल कर कोई दूसरा लिबास पहनने की जरूरत थी। मैंने कमांडर शेरवान से पूछा कि मीरठ में अपना कोई खास आदमी मौजूद है या नहीं। कमांडर ने कहा कि दिल्ली में तो अपने दो आदमी हैं, जिनमें एक गुलखान है, तुम उससे मिल भी चुके हो, मगर मीरठ में जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है अपना कोई आदमी नहीं। जैसे जैसे हमारी फौजी स्टेशन वैगन आगे बढ़ रही थी, रात गहरी हो रही थी। भारतीय सिपाही पीछे बैठा था, उससे छुटकारा हासिल करना भी जरूरी था। ये हमने पहले ही तय कर लिया था कि अम्बाला छावनी से निकलने के बाद इस भारतीय सिपाही को उतार दिया जाएगा। जब हम अम्बाले से काफी दूर निकल आए तो कमांडर शेरवान ने गाड़ी एक तरफ रोक दी। भारतीय सिपाही जल्दी से बाहर निकल आया। सर, क्या बात है, उसने पूछा। कमांडो ने बोनट उठाते हुए कहा, इंजन गर्म हो गया है, इधर देखो, कहीं से पानी मिल जाए तो डिब्बा भर कर ले आओ। यस सर। भारतीय सिपाही ने वैगन के अंदर से टीन का डिब्बा निकाला और खेतों में पानी की तलाश में निकल गया। उसके जाने के 2-3 मिनट बाद हम वैगन में बैठ गए। वैगन स्टार्ट हुई और हम उसे वहां से तेजी से निकाल कर आगे ले गए। हम सहारनपुर, देवबंद और मुजफ्फरनगर से भी आगे निकल गए। जिस वक्त हम मीरठ पहुंचे तो पौ फट रही थी। शहर में दाखिल होने की बजाय हमने वैगन शहर से बाहर एक मॉडर्न इलाके में एक ग्राउंड के पास खड़ी कर दी। हम वैगन से उतर आए। कमांडर ने कहा, मेरा ख्याल है यहाँ हमें वैगन छोड़ देनी चाहिए और दिन किसी होटल में गुजारने के बाद रात को दिल्ली की कोई गाड़ी पकड़नी चाहिए। कमांडर का ख्याल बिल्कुल ठीक था, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ऐसी बन गई थी कि हम न तो बजरिया लारी और न ही बजरिया ट्रेन या हवाई जहाज मीरठ से वापस श्रीनगर की तरफ जा सकते थे। अम्बाले की मिलिट्री पुलिस ने इंटेलिजेंस को खबर कर दी होगी कि 2 आदमी फौजी वर्दी में मफरूर हैं और उनके बारे में शुबा है कि वो कश्मीरी जासूस हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस को पहले ही से कमांडर शेरवान की तलाश थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस को यकीन हो गया होगा कि दोनों जाली फौजी अफसरों में से एक मफरूर कश्मीरी कमांडो ही हो सकता है और ये इत्तला मीरठ और आगे दिल्ली के फौजी हेडक्वार्टर को भी मिल गई होगी। दिल्ली पहुंचने के बाद हम बहुत हद तक महफूज हो सकते थे, लेकिन मीरठ में हमारे लिए ज्यादा खतरा था। मैंने कहा कि अगर हम वैगन को लेकर इस वक्त दिल्ली की तरफ चल पड़ते हैं तो रास्ते में ही सुबह हो जाएगी और अगर किसी जगह कोई चेक पोस्ट हुई जिसका होना यकीनी नजर आ रहा है तो हम पकड़ लिए जाएंगे। बेहतर यही है कि सारा दिन मीरठ के किसी होटल में गुजारा जाए और इसी जगह अपनी फौजी वर्दियां तब्दील करने की कोशिश की जाए। हमने फौजी स्टेशन वैगन वहीं एक तरफ दरख्तों में खड़ी कर दी और जिस तरफ काफी रोशनियां थी उस तरफ चल पड़े। वहाँ ग्राउंड में कोई नुमाइश लगी हुई थी। नुमाइश में लोग नहीं थे मगर रोशनियां जगमगा रही थी। ये मीरठ शहर का मॉडर्न इलाका था। हमें किसी होटल की तलाश थी। सुबह का हल्का हल्का उजाला आसमान पर नमूदार होने लगा था। एक चौक में से गुजरे तो एक सिपाही ने हमें देखा और सीधा होकर खड़ा हो गया। वो रात की ड्यूटी पर होगा। हम करीब से गुजरे तो उसने हमें सैल्यूट किया। हमने भी जवाब में हाथ ऊपर करके सैल्यूट का जवाब दिया। अगले चौक में हमें एक टैक्सी मिल गई। मैंने हाथ दिया तो टैक्सी रुक गई। हम टैक्सी में बैठ गए। मैंने ड्राइवर से कहा, फ्लैटी होटल ले चलो। मुझे इतना मालूम था कि फ्लैटी होटल करीब करीब इंडिया के हर बड़े शहर में होता है। ड्राइवर ने कहा, सर, होटल तो बंद हो चुका होगा, आप इंडिया में देर बाद आए हैं शायद। कमांडर शेरवान ने कहा, हम फौजी ट्रेनिंग के वास्ते मॉस्को गए हुए थे,
चलो किसी और अच्छे से होटल में ले चलो। वो हमें रॉयल होटल में ले आया। ये होटल भी फ्लैटी होटल की तरह का था। मैंने लॉबी के काउंटर पर अपना और कमांडर शेरवान का हिंदू नाम लिखवाया और नागपुर छावनी का गलत सलत पता लिखवा दिया। ना पेशगी रकम होटल वाले ने हमसे तलब की थी, ना मैंने उसे एडवांस अदायगी के बारे में कोई बात की थी। मुलाजिम हमें एक कमरे में ले आया। जब वो चला गया तो मैंने कमांडर शेरवान से कहा, सबसे पहले हमें इस फौजी वर्दी से निजात हासिल करनी है। मीरठ शहर में पुराने कपड़ों का लंडा बाजार जरूर होगा, मैं वहाँ से सिविलियन कपड़े खरीद कर ले आऊंगा। हमने होटल में अपने वो हिंदू नाम नहीं लिखवाए थे जो अंबाला एयरपोर्ट वाले मिलिट्री विंग की मिलिट्री पुलिस को लिखवाए थे और जिन नामों से हवाई जहाज में हमारी सीटें बुक हुई थीं। दिन निकल आया था। हमने बारी बारी गुस्ल किया, फिर नाश्ता मंगवा कर नाश्ता किया। उसके बाद मैं मीरठ के लंडे बाजार की तलाश में निकल गया। मैं भारतीय फौज के सूबेदार मेजर की वर्दी में था। पूछता पूछता मैं एक बाजार में आ गया जहां पुराने गर्म कपड़े फरोख्त हो रहे थे। जहां से मैंने अपने और कमांडर शेरवान के नाप के 2 पतलूने और 2 पुरानी जर्सियां और गर्म मफलर खरीदे और होटल वापस आ गया। हमने वर्दियां उतार दी और सिविलियन कपड़े पहन लिए। उसके बाद रेलवे स्टेशन पर फोन करके दिल्ली जाने वाली गाड़ी का पता मालूम किया। मालूम हुआ कि एक गाड़ी रात के 12:15 बजे दिल्ली जाएगी। हमने उसी गाड़ी में दिल्ली जाने का फैसला किया। दोपहर का खाना खाकर मैंने कमांडर शेरवान से कहा कि वो आराम कर ले। वो सो गया और मैं जागता रहा। 3 घंटे की नींद के बाद कमांडर जागा तो फिर मैं सो गया। इस तरह दिन गुजर गया। शाम हो गई। हम होटल के कमरे में ही रहे। रात का खाना खाने के बाद हम रात के 11 बजने का इंतजार करने लगे। ठीक 11:30 बजे हम होटल से निकल पड़े। स्टेशन वहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। टैक्सी ने हमें 10-15 मिनट में स्टेशन पर पहुँचा दिया। हमने पुराने सिविलियन कपड़े पहन रखे थे, गले में मफलर डाल रखे थे। हमारी तरफ किसी ने तवज्जो न दी। मीरठ के रेलवे स्टेशन पर मिलिट्री पुलिस तो नजर न आई, लेकिन रेलवे पुलिस मौजूद थी, मगर उन्होंने भी हमें कोई अहमियत न दी। ये कोई मेल ट्रेन थी और अमृतसर से आ रही थी। पूरे 12 बजे रात ट्रेन आ गई। हमने दिल्ली तक के 2 सेकंड क्लास के टिकट ले लिए। सेकंड क्लास के टिकट इसलिए लिए थे कि फर्स्ट और सेकंड क्लास के डिब्बों में रात के वक्त कोई टीटी वगैरह नहीं आता। पुलिस से आमना सामना होने का इम्कान भी न होने के बराबर था। सेकंड क्लास के डिब्बे में कुछ दूसरे मुसाफिर भी थे जिनमें 3 सो रहे थे। एक सिख मुसाफिर मीरठ ही से सवार हुआ था और बर्थ पर कुली की मदद से अपना बिस्तर लगवा रहा था। 10-15 मिनट के बाद ट्रेन दिल्ली की तरफ रवाना हो गई। मीरठ से दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है। दरमियान में गाजियाबाद का बड़ा स्टेशन आया जो दिल्ली के मज़ाफ़ात में ही वाक़ है। अभी रात काफी गहरी थी और हम दिल्ली पहुंच गए। अपने आदमी गुल खान के घर का मुझे पता मालूम था। कमांडर शेरवान भी 2-1 बार भेस बदल कर अपनी किसी कमांडो मुहिम के सिलसिले में गुल खान के घर आ चुका था। हम एक रिक्शे में सवार होकर गुल खान के मोहल्ले में पहुंच गए। गुल खान का मकान इलाके की एक छोटी सी गली में था। उस वक्त वो सो रहा था। गुल खान की बड़े बाजार में दुकान थी। वो अकेला जिंदगी बसर कर रहा था। ऐसे लोग आम तौर पर अकेले ही होते हैं। वो बाल बच्चा साथ नहीं रख सकते क्योंकि उन्हें किसी वक्त हंगामी हालत में फरार होना भी पड़ता है। गुल खान ने हमें देखा तो बड़ा खुश हुआ। बारी बारी हमसे गले मिला और बैठक में ले गया। कहने लगा, कमांडर शेरवान, तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर हमें यहाँ मिल गई थी। मैं सख्त परेशान था। पीछे कई बार रात को वायरलेस पर राब्ता पैदा कर चुका हूँ। वहाँ से यही खबर मिलती है कि कमांडर शेरवान को मिलिट्री पुलिस जम्मू ले गई है। फिर यह खबर मिली कि कमांडो अमृतसर में है और अपने 2 कमांडो लीडर को फरार करवाने जा चुके हैं। अब तुम दोनों को देखकर बेहद तसल्ली हुई है। मुझे वैसे भी एक जरूरी मिशन के सिलसिले में आप लोगों से मुलाकात करनी थी। मैं खुद श्रीनगर जाने के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने पूछा, आखिर वो मिशन क्या है? गुल खान बोला, अब आप आराम करें, सुबह बात करेंगे। हम वहीं दरी पर लिहाफ ओढ़कर सो गए क्योंकि दिल्ली में पंजाब की तरह काफी सर्दी थी। सुबह गुल खान ने हमें उठाया और कमांडर शेरवान के चेहरे पर जख्म के निशान देखकर कहने लगा, ये टॉर्चर के निशान हैं। मुझे मालूम है कि मैं इसके लिए दवाई लाता हूँ। नाश्ता मैंने बावर्ची खाने में ही लगाया था। इतनी देर में आप लोग नाश्ता कर लें। हम बावर्ची खाने में आ गए और गुल खान मकान से निकल गया। जब वापस आया तो हम नाश्ते से फारिग होकर बैठक में बैठे थे। गुल खान कुछ एंटीबायोटिक गोलियां और जख्मों पर लगाने वाले मरहम ले आया। उसने कमांडर शेरवान के जख्मों पर मरहम लगाई, एंटीबायोटिक की 2 गोलियां खिलाई और कहने लगा, आप लोगों को बताना बेकार है, मगर फिर भी मैं ये बताना अपना फर्ज समझता हूँ कि आप लोग दिन के वक्त यहाँ से बाहर न निकलें। रात के वक्त मुझे बताकर बाहर जा सकते हैं। कमांडर शेरवान ने उससे पूछा, तुम किसी मिशन के बारे में बात कर रहे थे, वो क्या मिशन है? गुल खान ने कहा, मैं चाय बना कर ले आऊँ, चाय पीते हुए बात करेंगे। वैसे ये मिशन बेहद अहमियत का हामिल है। वो किचन की तरफ चला गया। हम आपस में बातें करने लगे कि जिस मिशन की गुल खान बात करने वाला है वो कौन सा मिशन हो सकता है। गुल खान अपने लिए और हमारे लिए भी चाय की चैनक भर कर ले आया था। उसने 3 प्यालियों में चाय डाली और बोला, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो मिशन क्या है जिसकी खातिर मैं आपके पास श्रीनगर के हाइड आउट में पहुँचने वाला था। हम दोनों हमतन गोश थे। गुल खान ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, हमें अपने खास खुफिया जराए से खबर मिली है कि भारत के सूबा
صبح آندھرا پردیش میں اپنا کوئی حریت پرست مجاہد پولیس کی حراست میں ایلورا جیل کے ٹارچر سیل میں گزشتہ 1 مہینے سے پولیس کا ظلم و تشدد برداشت کر رہا ہے۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ مجاہد وہاں کیسے پہنچا۔ اسے وہاں پاکستانی کمانڈو کا الزام لگا کر رکھا گیا ہے اور اس پر وحشیانہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اس کا نام بھی معلوم نہیں ہو سکا، ہم اس کی شکل و صورت سے بھی واقف نہیں۔ صرف اتنا ہی سراغ ملا ہے کہ جب اس پاکستانی کمانڈو یا کشمیری مجاہد کو آندھرا پردیش کی پولیس نے گرفتار کیا تو وہ سادھو کے بیس میں تھا۔ اگر یہ شخص واقعی کشمیری مجاہد یا پاکستانی کمانڈو ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسے بھارتی درندہ صفت پولیس کے تشدد سے بچائیں۔ کہتے ہیں کہ جب اس مجاہد پر تشدد کی انتہا ہو جاتی ہے تو وہ درد سے چیخنے کی بجائے پاکستان زندہ باد اور آزادی کشمیر زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیتا ہے اور نعرے لگاتے ہوئے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ میں اور کمانڈر شیروان بڑے غور سے سن رہے تھے۔ کمانڈر شیروان نے کہا کہ جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے، ہماری کمانڈو پارٹی کا کوئی مجاہد نہ تو آندھرا پردیش کی طرف گیا ہے اور نہ ہی وہاں قید ہے۔ گل خان بولا تو پھر یہ آزادی کشمیر، پاکستان اور اسلام کا غازی کون ہو سکتا ہے؟ بہرحال وہ جو کوئی بھی ہے مسلمان مجاہد ہے، اس پر پاکستانی کمانڈو ہونے کا الزام لگا کر آندھرا پردیش کی پولیس اس پر وحشیانہ تشدد کر رہی ہے۔ ہماری خفیہ اطلاع کے مطابق اس مرد مومن نے اپنے نام کے سوا بھارتی پولیس کو کچھ نہیں بتایا۔ افسوس کہ ہمیں اس کا نام معلوم نہیں ہو سکا، لیکن یہ بڑی مصدقہ رپورٹ ہے کہ ایلورا کے ساحلی شہر سے 3-4 میل دور سمندری جزیرے میں جو خطرناک اور عمر قید بھگتنے والے قیدیوں کے لیے جیل بنائی گئی ہے، وہاں ایک کال کوٹری میں یہ مجاہد بند ہے اور گزشتہ 1 ماہ سے سخت اذیتیں برداشت کر رہا ہے اور اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد اور آزادی کشمیر زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے۔ میں نے گل خان سے پوچھا کیا یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کشمیری ہے، پنجابی ہے یا پاکستانی ہے؟ گل خان نے جواب دیا کہ اس بارے میں ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ ایلورا کے ساحلی شہر سے 4 میل دور سمندر کے اندر ایک چھوٹے سے جزیرے میں جو جیل خانہ ہے، وہاں کسی شہری کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ قیدیوں سے ان کے رشتہ دار بھی ملاقات نہیں کر سکتے۔ جزیرے کے ارد گرد ساحلی پولیس کے سٹیمر ہر وقت چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ذرا سے شک پر وہ مشین گنوں کی فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ اس جیل خانے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں سے آج تک کوئی قیدی فرار نہیں ہو سکا۔ جس سمندر میں یہ جیل خانہ ہے، اس میں پولیس نے سینکڑوں کی تعداد میں شارک مچھلیاں چھوڑ رکھی ہیں۔ اگر کوئی انسان سمندر میں اترے تو شارک مچھلیاں اس کی بو پر فوراً وہاں پہنچ کر اس بدقسمت کی تکہ بوٹی کر دیتی ہیں۔ یہ باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی، پہلے آپ لوگ یہ بتائیے کہ کیا آپ اس مشن پر جانے کے لیے تیار ہیں؟ میں نے کمانڈر شیروان کو دیکھا، اس نے گل خان سے کہا، گل خان، آزادی کشمیر کے مجاہد، پاکستان کے شہدائی اور اسلام کے غازی اس شیر دل مجاہد کو وہاں سے نکالنا ہمارا فرض ہے۔ ہم اس مشن کو اپنا دینی فرض سمجھ کر پورا کریں گے۔ گل خان نے میری طرف دیکھا، کیا تم بھی تیار ہو؟ میں نے کہا میں دل و جان سے تیار ہوں، لیکن میں اس مشن پر اکیلا جانا زیادہ پسند کروں گا۔ کمانڈر شیروان کو آرام کی بھی ضرورت ہے اور پیچھے کشمیر کے محاذ پر بھی اس کی ضرورت ہے۔ کمانڈر شیروان نے مجھ سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، جب تک کشمیر بھارتی تسلط سے آزاد نہیں ہو جاتا اور کشمیری عوام اپنا حق خود ارادیت حاصل نہیں کر لیتے، آرام ہم پر حرام ہے۔ میں اس مشن پر ضرور جاؤں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں کمانڈر شیروان کو اس خطرناک مشن پر ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ اس کی سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ انڈیا کی ملٹری انٹیلیجنس نے امرتسر کے قلعے میں اس پر اس قدر تشدد کیا تھا کہ کمانڈر شیروان کو کم از کم 1 ماہ تک علاج اور آرام کی ضرورت تھی۔ میں نے ایک اور طرح سے کمانڈر شیروان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کمانڈر، اس مشن پر ویسے بھی 2 کمانڈوز کا جانا مناسب نہیں ہے، اس کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ ایک آدمی تو ہنگامی صورت میں کسی طرح اپنا بچاؤ کر سکتا ہے، لیکن 2 آدمیوں کے لیے مشکل پڑ سکتی ہے۔ آپ ہمارے کمانڈر ہیں، ہم آپ کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ آپ یہاں سے واپس سری نگر پہنچ کر حریت پرست کمانڈوز کی قیادت سنبھالیں، وہاں آپ کی زیادہ ضرورت ہے۔ کمانڈو شیروان کسی طرح نہیں مانتا تھا، لیکن جب گل خان نے بھی اسے سمجھایا تو وہ بادل نخواستہ سری نگر جانے پر راضی ہو گیا۔ ہمارا اب سب سے پہلا مشن کمانڈر شیروان کو دلی سے نکال کر سری نگر پہنچانا تھا۔ گل خان نے اپنا ایک خاص آدمی تیار کر لیا۔ ایک رات کمانڈر شیروان کا سادھوؤں والا حلیہ بنا کر اس خاص آدمی کے ساتھ دلی سے بذریعہ ٹرین جموں توی کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد میں اور گل خان سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ میں نے گل خان سے پوچھا، اب مجھے بتاؤ کہ آندھرا پردیش کا یہ شہر جہاں مجھے جانا ہے کس طرف واقع ہے؟ گل خان کہنے لگا، یہ سارا علاقہ حیدرآباد دکن کا علاقہ ہے جہاں نظام حیدرآباد کی حکومت تھی اور جو ہندوستان کی سب سے بڑی مسلمان ریاست تھی۔ نظام حیدرآباد نے قیام پاکستان کے وقت پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا تھا، مگر قائد اعظم کی وفات کے ساتھ ہی بھارتی فوج نے حیدرآباد دکن کی مسلم ریاست پر چڑھائی کر دی۔ دکن کے بہادر اور سرفروش رضاکاروں نے ہر محاذ پر بھارتی فوج کا بے جگری سے مقابلہ کیا، مگر ان کے وسائل محدود تھے۔ ان کے پاس وافر اسلحہ اور توپ خانہ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ بھارت نے حیدرآباد کی ریاست پر قبضہ کر لیا اور ہزاروں مسلمانوں نے دشمن کے خلاف جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔
किया। बहरहाल अब इस सूबे का नाम आंध्र प्रदेश है। यहाँ के लोग बड़ी खूबसूरत उर्दू जबान के साथ साथ तेलुगु जबान भी बोलते हैं। तुम्हें दिल्ली से हैदराबाद जाना होगा, वहाँ से तुम विजयवाड़ा जाओगे, विजयवाड़ा से नेलोर शहर की स्टेशन पर उतर जाओगे। यहाँ एक दरिया समंदर में गिरता है। दरिया के डेल्टा पर एलोरा नाम का छोटा सा शहर आबाद है। इस शहर की एक छोटी सी बंदरगाह भी है, जहाँ से मुसाफिर बरदार और सामान से लदे हुए समंदरी जहाज ऊपर माशोलीपट्टनम, काकीनाडा और नीचे मद्रास की जानिब जाते हैं। ये खलीज बंगाल का समंदर है। एलोरा की छोटी सी बंदरगाह से मशरिक की तरफ समंदर में 4-5 मील के फासले पर एक मुख्तसर सा जजीरा है। इस जजीरे में सिर्फ एक ही बुलंद पहाड़ी है। इस पहाड़ी के ऊपर वो जेल खाना है जिसकी एक काल कोठरी में हमारा गुमनाम मुजाहिद या कमांडो कैद बंद में रहकर तशद्दुद की अजियतें बर्दाश्त कर रहा है। मुझ तक जितनी खुफिया इतलात पहुंची हैं वो मैंने तुम्हें बता दी हैं। बाकी आगे हमारा एक आदमी तुम्हारी रहनुमाई करेगा। मैंने उससे पूछा, ये अपना आदमी क्या दिल्ली से मेरे साथ जाएगा? गुल खान ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये आदमी तुम्हें हैदराबाद दक्कन में मिलेगा। तुम्हें इसका एड्रेस दे दिया जाएगा और अपनी शनाख्त के लिए कोड अल्फाज भी बता दिए जाएंगे। ठहरो, मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाता हूँ। गुल खान एक ट्रंक में से कॉपी निकाल कर ले आया। कॉपी में पासपोर्ट साइज की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी। गुल खान ने तस्वीर मुझे देते हुए कहा, ये हमारा वो खुफिया आदमी है जो तुम्हें हैदराबाद के एक महल्ले में मिलेगा। तुम्हें इस महल्ले का पूरा पता बता दिया जाएगा। मैं तुम्हें इस आदमी का नाम नहीं बताऊंगा, वो भी तुम्हें अपना नाम नहीं बताएगा। वो तुमसे ज्यादा बेतकल्लुफ भी नहीं होगा, मगर तुम्हारी पूरी रहनुमाई करेगा और तुम्हें अपने मिशन की तकमील के लिए जिस चीज की भी जरूरत पड़ेगी वो तुम्हें मुहैया करेगा। इस शख्स के बारे में मुझे इससे ज्यादा तुम्हें कुछ बताने की इजाजत नहीं है। इस खास आदमी का असली नाम भी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। वो नाम बताऊंगा जिस नाम से वो शहर हैदराबाद दक्कन में रह रहा है। वो तुमसे भी तुम्हारा नाम नहीं पूछेगा। इस शख्स तक अपने खुफिया वसाइल के जरिए तुम्हारा हुलिया और तुम्हारे बारे में सारी मालूमात पहुंचा दी जाएंगी। मेरे हाथ में इस शख्स की तस्वीर थी जिससे हैदराबाद दक्कन में जाकर मुझे मिलना था और उसके जरिए आगे एलोरा के जजीरे वाली भारत की खतरनाक तरीन जेल और अपने गुमनाम कमांडो मुजाहिद के बारे में मजीद मालूमात हासिल करके उसे भारतीय कब्जे से आजाद कराना था। तस्वीर एक दरमियानी उम्र के आदमी की थी जिसकी घनी मूछें थी, दाढ़ी नहीं थी, अचकन पहनी हुई थी, चेहरे की हड्डियां चौड़ी थी, सर पर कांग्रेसी टोपी थी। मैंने गुल खान से कहा, क्या ये हिंदू कांग्रेसी बनकर वहाँ रहता है? गुल खान ने कहा, हाँ, ये वहाँ अपने महल्ले की कांग्रेस कमेटी का मेंबर भी है। फिर उसने मुझे उसका हिंदू नाम और उसके महल्ले का एड्रेस ज़बानी भी बता दिया और लिख कर भी दे दिया। मैंने ये एड्रेस वाला कागज तह करके अपनी जेब में संभाल कर रख लिया। उसके बाद मैंने आंध्र प्रदेश में कैद, इस्लाम के गाजी, पाकिस्तान के शहदाई और आज़ादी कश्मीर के मुजाहिद उस गुमनाम कमांडो को वहाँ से फरार कराने की तैयारियां शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश में उन दिनों गर्मियों का मौसम था। वहाँ नवंबर दिसंबर में भी सर्दी बराए नाम ही पड़ती थी। मैंने एक मुटियाले रंग की मोटे खद्दर की जैकेट बनवा ली, पतलून भी उसी कलर की खरीदी। जूते मेरे ठीक ठाक थे। एक खद्दर का थैला ले लिया। इस किस्म का थैला सियासी कारकुन आमतौर पर अपने कांधे से लटकाए रखते थे। इसमें मैंने एक जोड़ा खद्दर का कुर्ता और तौलिया, टूथपेस्ट वगैरह रख लिया। मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं थी, मगर अपने आप को एक नॉर्मल मुसाफिर जाहिर करने की खातिर ये चीजें जरूरी थी। गुल खान ने मुझे कुछ इंडियन करेंसी दे दी। दिल्ली से नेलोर तक का 3rd क्लास का रेलवे टिकट भी लाकर दे दिया। मेरे और कमांडर शेरवान के पास जो 2 ऑटोमेटिक पिस्तौल थे, उनमें से एक कमांडो शेरवान छुपा कर अपने साथ ही श्रीनगर ले गया था। एक मेरे पास था, मैगजीन भी था। गुल खान ने कहा, ये पिस्तौल साथ ले जाना ठीक नहीं, ये तुम यहीं मेरे पास छोड़ जाओ। हैदराबाद में हमारा आदमी तुम्हें जिस किस्म के असलहे की जरूरत होगी मुहैया कर देगा। हैदराबाद में मुसलमानों की भारी अक्सरियत है और आज वो भी पाकिस्तान से वालेहाना प्यार करते हैं और कश्मीरियों को हक खुद इरादी दिलाने की खातिर हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। मगर भारतीय हुकूमत ने दूसरे सूबों के मुसलमानों की तरह दक्कन के मुसलमानों के पाँव में भी गुलामी और जबरो इस्तबदाद की जंजीरें डाल रखी हैं। बहरहाल वहाँ पहुँच कर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि इस्लाम का रिश्ता किस कदर मजबूत और नाकाबिल शिकस्त रिश्ता होता है और ये रंग, नस्ल और कौमियत से बुलंदतर होता है। मैंने ऑटोमेटिक पिस्तौल गुल खान को दे दिया। उस वक्त तक मेरे दाढ़ी मूछ नहीं थी। मैंने शेव करवाई हुई थी, सिर्फ सर के बाल थोड़े थोड़े लंबे थे। मैंने यही हुलिया रहने दिया। गुल खान रात के वक्त मेरा दिल्ली से नेलोर तक का रेल का टिकट लाया था। गाड़ी मुंह अंधेरे छूटती थी। गुल खान ने मुझे 1 घंटा पहले जगा दिया। मैंने गुस्ल करने के बाद वुजू किया, नमाज फजर अदा की और खुदा के हुजूर अपना मिशन की कामयाबी की दुआ मांगी। मोटे खद्दर की जैकेट और पतलून पहनकर खद्दर का थैला अपने कंधे से लटका लिया। मेरे पास एक चाकू भी नहीं था। गुल खान ने मुझे चाकू साथ रखने से मना किया था। उसने मेरी तरफ देख कर कहा, तुम इस वक्त कांग्रेसी वर्कर लगते हो। यहाँ से तुम कांग्रेसी हिंदू बनकर अपना सफर शुरू करोगे। अपना कोई हिंदू नाम सोच कर रख लेना और कोड के अल्फाज अच्छी तरह याद रखना। इन अल्फाज के बगैर अपना आदमी तुमको पहचानने से इनकार कर देगा। मैंने कोड के अल्फाज गुल खान को दोहरा कर सुनाए। ये 2 जुमले थे। एक जुमला मुझे बोलना था, जिसके जवाब में एक जुमला अपने हैदराबाद वाले जासूस मुजाहिद ने बोलना था। उसके जवाब में फिर मुझे एक कोड का जुमला अदा करना था। मैंने गुल खान से पूछा,
सर पर कांग्रेसी टोपी और माथे पर तिलक लगाने की जरूरत तो नहीं। वो बोला इसकी जरूरत नहीं है, कांग्रेसी वर्कर तिलक नहीं लगाते। अगर कहीं जरूरत महसूस हुई तो अपने आप को कम्युनिस्ट भी जाहिर कर देना। आंध्र प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टी का भी जोर है और भारत में कम्युनिस्ट पार्टी पर कोई पाबंदी नहीं। मैंने गुल खान से हाथ मिलाया। उसने मेरे मिशन की कामयाबी के लिए दुआ की और कहने लगा, मुझे यकीन है कि तुम एलोरा जजीरे की संगीन जेल में कैदोबंद और तशद्दुद की अजियतें बर्दाश्त करने वाले कमांडो को रिहा करवा लोगे, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम कि वो कौन है और भारतीयों की कैद में कैसे फंस गया। मैंने कहा, मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि उस मर्द गाजी को काफिरों की कैद से निकाल कर जहां वो जाना चाहता है उसे वहां पहुंचा दूं। खुदा हाफिज। दिल्ली में अभी सुबह नहीं हुई थी। रात के पिछले पहर सितारे आसमान पर झिलमिला रहे थे, मगर दिल्ली बहुत बड़ा शहर था। गुल खान के अंदरूने शहर वाले मोहल्ले से निकला तो कुशादा बाजारों में बत्तियां खूब रोशन थीं। मैंने पैदल चलना मुनासिब न समझा, क्योंकि रात को गश्त करने वाली पुलिस से कहीं भी आमना सामना हो सकता था। जो पहला खाली रिक्शा मिला उसी में बैठकर दिल्ली के रेलवे स्टेशन पहुंच गया। टिकट मेरे पास था। प्लेटफॉर्म मुसाफिरों से भरा हुआ था। दिल्ली से नेलोरा वाया हैदराबाद ऐसा रूट था कि जिस रूट पर भारत के बड़े बड़े अहम शहर थे और इन शहरों के मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर अपने कुंभों के साथ बैठे ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, जो लखनऊ कानपुर से आ रही थी। मैंने टी स्टॉल पर खड़े होकर चाय का एक कप पिया। नाश्ता मैंने गुल खान के हाँ ही कर लिया था, मगर मोटे खद्दर की जैकेट से सर्दी का काफी बचाव हो गया था। मैंने सिगरेट का एक पैकेट खरीदा और सिगरेट सुलगाकर एक तरफ बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगा। ट्रेन आई, मुसाफिरों ने उसके डिब्बों पर हल्ला बोल दिया। मैं अकेला था, कोई मुसाफिर भी मेरे साथ नहीं था। एक डिब्बे में मुझे भी जगह मिल गई। मुसाफिरों में हिंदू, पंजाबी, सिख भी थे। जनूबी हिंद के काले काले मद्रासी, तमिल भी थे। तरह तरह की जबानें बोली जा रही थी। मैं कोने में खिड़की के साथ लगकर बैठा बाहर प्लेटफॉर्म की रोशनियों को देख रहा था। आखिर ट्रेन चल पड़ी। दिल्ली से नेलोर तक का सफर भी शैतान की आंत की तरह तवील था। खुदा जाने कितने स्टेशन आए, कितने शहर आए। आबो हवा बदल गई, जबान बदल गई, बड़े बड़े चंद एक शहर याद रह गए। वही आपको बताता हूँ। ये ट्रेन दिल्ली से वाया झांसी नेलोर जा रही थी। झांसी से वो दिल्ली बम्बई लाइन को छोड़कर नरसीमापुर और नागपुर वाली लाइन पर हो गई। नरसीमापुर से नागपुर और वहाँ से वाधा, वाधा से चंदापुर, वहाँ से वरंगल और वरंगल से हैदराबाद पहुँच गई। ये सफर पूरे एक दिन और एक रात और फिर एक दिन में तय हुआ। हैदराबाद ट्रेन पहुंची तो सूरज गुरूब होने वाला था। इस मुस्लिम रियासत के आसार स्टेशन के तर्ज तामीर और वहाँ के लोगों के पहनावे से नुमाया थे। जहाँ अचकने और तुर्की टोपियां नजर आईं तो दिल को खुशी हुई। मगर जब ये ख्याल आया कि बरे सगीर की इस सबसे बड़ी मुसलमान रियासत पर इंडिया की हुकूमत ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था और जहाँ मुसलमानों का खून बेदरीग बहाया गया था, तो दिल उदास हो गया। मुझे जहाँ उतरना था और अपने आदमी से मुलाकात करनी थी। मेरा टिकट नेलोर तक का था। मैं हैदराबाद दक्कन के स्टेशन पर उतर गया। स्टेशन से बाहर निकलकर एक मोटर रिक्शे वाले को उस इलाके का नाम बताया जहां मुझे अपने आदमी से मिलना था। रक्षा शहर के खूबसूरत कुशादा बाजारों में से गुजरने लगा। दूर से मैंने चार मीनार की इमारत देखी। रक्षा दूसरी तरफ से होकर आगे निकल गया। रक्षा एक खास जगह पर जाकर रुक गया। यही वो इलाका था जिसका पता मुझे गुल खान ने लिखवाया था। इतना समझ लें कि ये कोई मॉडर्न इलाका नहीं था। दरमियाने दर्जे की आबादी थी। खुशनुमा मकान भी थे और टीन की छतों वाले मकान भी थे। इमली, ताड़ और नारियल के दरख्त जगह जगह नजर आ रहे थे। मुसलमान अपनी अचकन और चौड़े चौड़े पाजामों से साफ पहचाने जाते थे, जबकि हिंदू सिर्फ बनियान और तहमद बांधे हुए थे। तहमद भी उन्होंने नीचे से उठाकर घुटनों तक बांधा हुआ था। उनकी अक्सरियत पाँव से नंगी थी। शलवार कमीज और बुरकों वाली मुसलमान औरतें भी दुकानों पर नजर आ रही थीं और साड़ियों वाली हिंदू औरतें भी चल फिर रही थीं। यहाँ की जबान उर्दू भी थी और तेलुगु जबान भी बोली जा रही थी। तमिल लोग भी थे, मगर अक्सरियत तेलुगु बोलने वालों की थी। एक मस्जिद के ऊंचे मीनार दिखाई दिए। ये एक निशानी थी जो मुझे बताई गई थी। उस मस्जिद के आगे एक बाजार था, जिसकी एक दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था। दुकान के अंदर वही घनी मूंछों वाला आदमी जिसकी गुल खान ने मुझे दिल्ली में तस्वीर दिखाई थी, तख्त पोस्ट पर गाव तकिया लगाए बैठा था। उसने हैदराबादी अचकन पहनी हुई थी, जिसके बटन गर्मी के मौसम में भी गले तक बंद किए हुए थे। सर पर कांग्रेसी टोपी थी। तीन आदमी तख्त पोस्ट पर उसके सामने बैठे उससे बातें कर रहे थे। मैं भी आदाब कहकर एक तरफ होकर बैठ गया। उस आदमी ने मेरी तरफ निगाह उठाकर देखा। गुल खान ने अपने खुफिया पैगाम के जरिए उसे भी मेरा हुलिया बता दिया था। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि उसने भी मुझे पहचान लिया है, मगर उसने ऐसा जाहिर किया जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। इतना जरूर उसने किया कि मुझसे कोई बात न की और दूसरे आदमियों को मुख्तसर सी बात करने के बाद एक एक करके रुखसत कर दिया। जब सब लोग चले गए और दुकान में हम दोनों के सिवा कोई न रहा, तो उसने संदूकची में से बीड़ी का बंडल निकाला, मुझे बीड़ी पेश की। आप शौक करेंगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं। आप तंबाकू नहीं पीते? मैंने कहा, मैं सिगरेट जरूर पीता हूँ, मगर बीड़ी बहुत सख्त होती है। उसने एक बीड़ी खुद सुलगाई और मुझसे पूछा, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं, कैसे तशरीफ लाए हैं? मैंने कोड का जुमला बोल दिया। दक्कन में इस्लाम के नाम पर मुसलमानों का बहुत खून बहा है। उसने जवाब में कहा, दक्कन में बारिश बहुत होती है। मैंने उसके जवाब में खुफिया कोड का जुमला बोला। रात दरियाए कावेरी में सैलाब का मंजर था।
ہم دونوں کی شناخت ہو چکی تھی۔ اس نے صندوقچی میں سے ایک کاپی نکالی، قلم سے کاپی کے ایک صفحے پر کچھ لکھا، ورق پھاڑ کر طے کیا اور مجھے دیتے ہوئے کہا، آپ یہ لے جائیں، بھگوان نے چاہا تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ میں نے طے کیا ہوا کاغذ جیب میں ڈالا اور آدھا بجا لا کر دکان سے نکل گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس نے کاغذ پر کوئی خاص پیغام لکھا ہے۔ میں بازار میں سے گزر کر ایک کھلی جگہ پر آ گیا، جہاں ایک درخت کے نیچے کاندھے سے تھیلا اتار کر یوں بیٹھ گیا جیسے آرام کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ وہاں لوگوں کی آمد و رفت نہیں تھی۔ میں نے جیب سے کاغذ نکال کر پڑھا۔ کاغذ پر لکھا تھا، 4 مینار سے 7 نمبر بس پکڑو اور پرانے قبرستان کے سٹاپ پر اتر جاؤ۔ قبرستان کے شمال میں بیگم کا مقبرہ ہے، وہاں میرا انتظار کرو۔